यह कहानी शुरू होती है 1824 में रक्तघाट, बंगाल से, जहां मंजुलिका रक्स कर रही होती है। तभी वहां बादशाह पहुंचता है और गुस्से में आकर उसे मौत की सजा सुना देता है। इस सजा के तहत मंजुलिका को जलती हुई लकड़ियों के ढेर के बीच एक वीरान मैदान में डाल दिया जाता है और फिर एक नकाबपोश आदमी मशल से आग लगा देता है। कुछ घंटों बाद जब आग ठंडी होती है तो मंजुलिका दोबारा जिंदा हो चुकी होती है। वो नकाबपोश जिसने आग लगाई थी अब अपना नकाब उतारकर फेंक चुका होता है। मंजुलिका वही नकाब उठाकर पहन लेती है और सबसे पहले उसी शख्स को कत्ल कर देती है। इसके बाद वो अपने ऊपर हुए सारे जुल्मों का इंतकाम लेने के लिए तैयार होती है। अब कहानी 200 साल आगे बढ़ती है, यानी मौजूदा दौर में। यहां हमें रोहन रंधावा उर्फ रूह बाबा नजर आता है, जिसका नया कारोबार था जिन्नात भगाने का। लोग उसे बुलाते थे कि हमारे घर से भूत निकालो। इस वक्त एक मोटा लड़का होता है जिस पर कोई रूह बजा जमाए बैठी थी। उसके वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बचेगा या नहीं, मगर हकीकत ये थी कि रूह बाबा ने पहले से ही उस लड़के से सेटिंग कर रखी थी। असल में उस लड़के ने अपने घर में पार्टी करके शोर मचाया था। अगर वालिदैन देखते तो उसकी खैर नहीं थी, तो ये पूरा ड्रामा रचाया गया था। रूह बाबा कहता है कि इस रूह को निकालने के लिए फला रकम लगेगी। वो आधा पैसा खुद रखता है और आधा मोटे लड़के को दे देता है। अब वो यही चाल दूसरों के साथ भी खेलता है। किसी की तस्वीर को कहता है कि इस पर जादू है, किसी की बेटी को कहता है कि इस पर साया है, किसी की जायदाद को कहता है कि ये मनहूस है। इसी तरह उसका कारोबार जोरों पर चल रहा होता है। एक दिन उसे एक और जिन्न भगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो अपने साथी टिल्लू के साथ वही पुराना प्लान दोहराता है। बत्तियां बुझाओ, खिड़कियां खोलो ताकि हवा चले और दरवाजे खटकें। मगर इस बार वाकई कोई रूह वहां आ जाती है। रोहन डर जाता है और कहता है ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था। उसी वक्त मीरा हंसते हुए आती है और कहती है, अब्बा, मैंने पहले ही कहा था कि ये ढोंगी बाबा है। असल में मीरा ने उसका वीडियो बना लिया था ताकि ब्लैकमेल कर सके। शर्त ये थी कि वो गांव जाकर एक और जिन्न भगाने का नाटक करे। बदले में उसे 1 करोड़ मिलेगा। अगले दिन ये लोग निकलते हैं रक्तघाट, बंगाल की तरफ। रास्ते में रोहन कहता है 1 करोड़ दे रहे हो, मगर ऐसा घटिया ट्रेन सफर। मीरा कहती है सब सच्चाई वक्त आने पर पता चलेगी। फिर नजर आता है शानदार रक्तघाट महल, मगर उसका मालिक यानी राजा उसी महल में नहीं, बल्कि उसके सामने एक अस्तबल में रहता है। अस्तबल की हालत इतनी खराब होती है कि पूरा घर एक टूथपेस्ट से गुजारा कर रहा होता है। रोहन कहता है भाई, मेरा टूथपेस्ट तुम ही रख लो। अब राजा से मिलवाया जाता है। वो एक व्हीलचेयर जैसी चीज पर बैठा होता है। रोहन उसके पांव में गिर जाता है, मगर पीछे से कोई कहता है आमी राजा नहीं, ये तो हमारे गार्ड हैं। फिर उसे शाही खाना दिया जाता है, जिसमें सिर्फ एक रोटी, नमक, प्याज और मिर्च होती है। रोहन कहता है भाई, ये तुम ही लोग खाओ, मैं नहीं खा सकता। रात में मीरा एक शाही मौलवी के साथ पूरी कहानी रोहन को बताती है। असल में मंजुलिका ने 200 साल पहले इस महल के बादशाह को कत्ल किया था। अब उसकी रूह महल में भटक रही है। क्योंकि ये जायदाद मनहूस है, इसलिए कोई इसे खरीदता नहीं। एक पेशिनगोई हुई थी कि एक मसीहा आएगा जो मंजुलिका की रूह को आजाद करेगा। वो मसीहा है देवेंद्रनाथ, मंजुलिका का भाई, जिसकी शक्ल हूबहू रोहन से मिलती है। अब मौलवी को यकीन है कि यही मसीहा है जो इस महल को मनहूसियत से आजाद करेगा और फिर उसे जायदाद बेचकर हिस्सा मिलेगा। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मंजुलिका खुद बादशाह की बेटी थी जो हथियार चलाने में माहिर थी, मगर बादशाह का ताल्लुक एक गार्ड औरत से था जिससे उसे एक नाजायज बेटा हुआ। बादशाह ने उसे अपना वारिस बना दिया। वही था देवेंद्रनाथ। मंजुलिका को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने ही भाई देवेंद्रनाथ को कत्ल कर डाला। यह स्क्रिप्ट लगभग 4 मिनट की कहानी के मुताबिक बनाई गई है। यह किस्सा तब शुरू होता है जब मंजुलिका के कत्ल की तफ्तीश करते हुए बादशाह खुद मंजुलिका को मौत के घाट उतार देता है और उसी वक्त से उसकी रूह पूरे महल में भटक रही है। असल में जिस रात मंजुलिका को जलाकर मारा गया था, उसी रात वो इंतकाम लेने के लिए खुद बादशाह के पास पहुंचती है। जिस तरह उसे जिंदा जलाया गया था, वो भी बादशाह को बिल्कुल वैसे ही मौत देती है। कुछ वक्त बाद एक असली ओजी राजपुरोहित को बुलाया जाता है।
वो कोई खास तिलिस्मी जादू करता है और एक बड़ी तलवार के जरिए मंजुलिका को हमेशा के लिए एक कमरे में कैद कर देता है। मगर एक पेशिनगोई ये भी थी कि जब दुर्गा पूजा के दिन ये दरवाजा खुलेगा तो मंजुलिका की रूह फिर से बाहर आएगी और जो भी उस महल में मौजूद होगा उन्हें मौत के घाट उतार देगी। इसीलिए जरूरी था कि मंजुलिका को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। इसी मकसद से रोहन को यहां बुलाया गया था। अब जब रोहन वहां पहुंचा तो सबके दिलों में एक अजीब सी हलचल जाग उठी थी। सारी रियासत के लोग जो अब तक महल से दूर थे अपना शाही साजो सामान लेकर दोबारा महल पहुंच जाते हैं और फिर उस रात पूरे रक्तघाट यानी बंगाल के इस इलाके में ऐलान किया जाता है कि पुराना बादशाह देवेंद्रनाथ वापस आ गया है। और जैसा कि पेशिनगोई में कहा गया था, अब वो मंजुलिका को मारकर इस महल को रिहाई देगा। बस अब ये सब कुछ 2 दिन में होने वाला है। मगर तभी वहां 3 लोग पहुंचते हैं, छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन। वो दावा करते हैं कि ये शख्स बादशाह नहीं बल्कि एक फ्रेबी है। अब चूंकि 1 करोड़ की डील का मामला था, इसलिए रोहन दोबारा देवेंद्रनाथ की रूह बनने का ड्रामा शुरू कर देता है। वो कहता है कि जब मैं 200 साल पहले हुकूमत कर रहा था तो तुम तीनों मेरी खिदमत किया करते थे। मैं तुमसे इतना खुश हुआ था कि मैंने अपनी सारी दौलत, सोना चांदी तुम्हारे हवाले कर दी थी। मगर तुम लोग लालची निकले और पूरे गांव का खजाना चुराकर भाग गए। अब अगर ये लोग जान गए कि असल चोर तुम हो तो तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। इस खौफ से वो तीनों उसकी फिर से खिदमत करने लगते हैं। इसके बाद एक बेवकूफाना गाना आता है जिसकी कोई तफसील नहीं दी जाएगी और उसी गाने में मंजुलिका का पुतला भी जला दिया जाता है। मगर महल में मौजूद मल्लिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर सीन बदलकर डिनर टेबल पर पहुंचता है जहां मल्लिका सबको बताती है कि वो हेरिटेज डिपार्टमेंट से आई है। हुकूमत ने उसे यह जिम्मा दिया है कि पुराने महलों और तारीखी चीजों की हिफाजत करे, इसलिए वो इस महल को और भी खूबसूरत बनाने आई है और कल से काम शुरू होगा। उसी रात मीरा रोहन को कॉल करती है, मगर अचानक वो खुद बालकनी से कूद जाती है और मर जाती है। मगर ये सब सिर्फ रोहन का ख्वाब था। सुबह जब वो उठता है तो भागकर मीरा को गले लगाता है और कहता है, प्लीज ऊपर से नीचे मत कूदना, क्योंकि कल रात तुमने यही किया था मेरे ख्वाब में। मीरा हंसते हुए कहती है, तुम तो बस बहाने ढूंढते हो मुझे छूने के। इधर तीनों पुजारी कहते हैं, अब और कितना काम कराओगे, हम तो जा रहे हैं। इस पर रोहन कहता है, पिछले जन्म में भी जब तुमने मेरा काम नहीं किया था तो तुम्हें थप्पड़ पड़े थे, इसलिए अगर अक्लमंदी चाहते हो तो काम करते रहो। इसी दौरान मल्लिका नजर आती है जो मंजुलिका के पुराने हथियारों को देख रही होती है। राजा उसे बताता है कि मंजुलिका इन सब हथियारों को चलाने में माहिर थी। मल्लिका एक छुरा फेंकती है, मगर दोनों कहते हैं तुम्हारा निशाना सही नहीं था। मगर जब सीन जूम होता है तो पता चलता है कि मल्लिका का निशाना उस गोली पर नहीं बल्कि उस मक्खी पर था जो उसे परेशान कर रही थी। यानी मल्लिका ही असल मंजुलिका है। अब जब रात को सब सो रहे होते हैं, रोहन को कोई रक्स करता हुआ सुनाई देता है। वो बाहर आकर देखता है कि देवेंद्रनाथ की तस्वीर किसी ने जला दी है। इस वाक़े से पूरा घर हिल जाता है। सुबह टिल्लू आता है और कहता है, तुम्हारा पर्दा अब फाश होने वाला है, क्योंकि जिस मोटे लड़के के घर से पैसे लिए थे उसके घरवालों ने पुलिस में शिकायत कर दी है और अब एक एसीपी राठौड़ तुम्हारी तलाश में है। सुना है वो बहुत सख्त अफसर है, इसलिए अपना सामान बांधो और यहां से निकल लो। इन्हीं बातों के दौरान रोहन के हाथ से खून टपकता है। वो समझता है कि मंजुलिका अब उसे मार देगी, मगर यह खून नहीं बल्कि टमाटर सॉस होता है जो वो मोटा लड़का खा रहा होता है। यहां रोहन उसे नीचे बुलाता है और कहता है, अपनी बहन का फोन लेकर आओ, मैं तुम्हें उसके बदले 20 रुपए दूंगा। अब वो लोग वैसे ही गरीब थे तो 20 रुपए के लालच में वो छोटा लड़का अपनी बहन का फोन लेकर आता है और रोहन को दे देता है। जब रोहन उस फोन को चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि मीरा भी उससे उतना ही मोहब्बत करती है जितना वो उससे करता है। फिर एक अच्छा सा गाना आता है। लोकेशन भी काबिले तारीफ थी, मगर हम गाने की बात नहीं करेंगे, सीधा वापस कहानी पर आते हैं। रात को जब सब घूम रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मंजुलिका की ढाल तोड़ दी गई है, यानी मंजुलिका बाहर आ चुकी है। एक बार फिर अंधेरे कमरों में कोई इधर उधर डराने की कोशिश कर रहा होता है।
तभी मल्लिका वहां आती है और उस शख्स को मंजुलिका के कमरे में ले जाती है और सामने खड़ा हुआ शख्स एक जोरदार थप्पड़ खाता है। यहां मालूम होता है कि वो मंजुलिका नहीं बल्कि बड़ी पंडिताइन थी। अब इन तीनों का राज सामने आता है, जहां उन्हें बताना पड़ता है कि 2 साल पहले हल्दी घाटी में बहुत तेज बारिश हुई थी। हम अपने रोल्स रॉयस के साथ किसी छत की तलाश में थे, तभी हमें ये महल दिखा और जब मंजुलिका का कमरा देखा तो देखा कि ताला पहले से टूटा हुआ था। इसलिए हमने नया ताला लगा दिया और खिड़की के रास्ते आते जाते रहे। हमने पूरे गांव वालों को मंजुलिका की आत्मा दिखाकर डरा दिया ताकि कोई इस जगह को न खरीदे और हम यहाँ मजे में रहें। लेकिन अब जब तुम्हें सब पता चल गया है तो प्लीज गांव वालों के सामने हमारी पोल मत खोलना। अब अगले दिन रोहन बहुत चालाकी से पूरा गांव महल में बुलाता है और सबके सामने ऐलान करता है कि आज वो मंजुलिका की आत्मा से इस महल को आजाद कर देगा। लेकिन उससे पहले इन तीनों ब्राह्मणों को कुछ करना होगा। छोटे पंडित को बर्फ पर लिटाया जाता है, बड़े पंडित को आग के पास खड़ा किया जाता है और पंडिताइन से कहा जाता है कि वो घूम घूम कर भगवान से दुआ करे। एक रात पहले रोहन ने मल्लिका से कहा था कि क्या तुम एक दिन के लिए मंजुलिका बन सकती हो। असल में वो गांव वालों के सामने ये नाटक करना चाहता था कि वो मंजुलिका की आत्मा को निकाल रहा है ताकि महल की डील पक्की हो जाए। लेकिन तभी असली मंजुलिका खुद आ जाती है और रोहन से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है, अब पहली मौत तुम्हारी होगी। यहाँ रोहन सोच में पड़ जाता है कि ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता। अब वो बाकी लोगों से झूठ बोलता है कि मंजुलिका जा चुकी है, ये महल अब मनहूसियत से पाक हो चुका है और अब हम सब अमीर बनने वाले हैं। लेकिन तभी असली राजपुरोहित वहां पहुंचता है और कहता है कि अगर ताला पहले से टूटा हुआ था तो इसका मतलब खतरा और भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मल्लिका जो विरासत विभाग से आई थी, जब कुछ चीजें साफ कर रही होती है तो एक दीवार टूट जाती है, जहां एक और रास्ता मिलता है जो अंदर की ओर जाता है। उसी रास्ते पर उसे एक छोटा दरवाजा दिखाई देता है जिस पर फिर से एक पर्दा बंधा होता है और राजपुरोहित कहता है कि अगर यह दरवाजा सबसे छुपा कर रखा गया है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा होगा। अब मुझे पुरानी करों तक जाना होगा और पता लगाना होगा कि 200 साल पहले क्या हुआ था। जब तक मैं वापस न आऊं इस दरवाजे को मत खोलना। लेकिन रात में बादशाह चाल चलता है। अपने 1 करोड़ बचाने के लिए वो रोहन से कहता है कि अब तुम यहां से जा सकते हो। तुम्हारा काम था मंजुलिका को भगाना और अब वो चली गई है तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मगर रोहन, जिसे अपना 1 करोड़ चाहिए था और जो यहां रहना भी चाहता था, वो अनजाने में उस छोटे दरवाजे को खोल देता है, पर्दा हटाता है, जिससे बहुत सारी चिंगारियां निकलती हैं और मंजुलिका आखिरकार आजाद हो जाती है। इसकी खबर राजपुरोहित को भी लगती है, मगर वो उस जगह मौजूद नहीं होता तो वो कुछ कर नहीं सकता। फिर हमें एक आत्मा दिखती है जो खून से लथपथ होती है। असल में एक शख्स मंदिरा, जिसने इस महल के बारे में सब कुछ जान लिया था, उसकी कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ हम 2 बहनों को देखते हैं, यानी बादशाह की 2 बेटियां थीं, मंजुलिका और अंजुलिका, जो रक्स में माहिर थीं। और यहाँ आमी जी तोमार वाला डांस बहुत ही आला दर्जे का था। तो असल में यहाँ राजा ने अपने बेटे देवेंद्रनाथ के लिए एक नई दुल्हन ढूंढ ली थी जिसका नाम था मधुलिका। और आज ताज के लिए उसने अपनी 2 बेटियों मधुलिका और अंजुलिका को चुना। इसके बाद कहानी एकदम से मौजूदा वक्त में चली जाती है, जहां हम देखते हैं मधुलिका को, जो हूबहू मीरा जैसी लग रही थी। और वहां एक आदमी कहता है कि मैं रायगढ़ किले का मालिक हूं और नया किला तलाश कर रहा था तो ये देखा। और जितना मैंने सुना है आप ये महल बेचना चाहते हैं, तो मैं इसे खरीदने में दिलचस्पी रखता हूं। लेकिन बताइए इसका दाम क्या है? जिस पर राजा कहता है 1000 करोड़। और उस आदमी ने ये रकम मान ली, लेकिन एक शर्त रखी कि सौदा 2 दिन बाद होगा। और इन 2 दिनों के लिए वो मंजीरिका के कमरे में रहना चाहता था। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा, वहां मल्लिका से मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, क्योंकि 200 साल पहले मंजीरिका और अंजुलिका दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। और उसी डरावनी वाक़े की वजह से सारे कोए मारे गए और अपने मंडप में गिर पड़े। ये देखकर पूरा खानदान दहल गया। लेकिन राजा थोड़ा चालाक था। अगले ही सुबह उसने पूरे गांव में एक दावत रखी, ये कहकर कि अब महल से बुरी साया हट गई है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने महल की हालत सुधारने में पैसे और कुछ दिया था, ये खास दावत रखी गई है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि उस दावत में जो बिरयानी बनाई गई थी वो मुर्ग बिरयानी नहीं बल्कि कोए की बिरयानी थी। और इसी वजह से वहां एक रस्साक्षी का खेल भी रखा गया, जिसमें मंदिरा और मल्लिका आमने सामने आ जाती हैं। हालांकि दोनों ही बड़ी चालाक थीं।
मंजीरिका और अंजुलिका दोनों एक दूसरे को हराने को तैयार थीं। मंदिरा रस्सी को इतनी जोर से खींचती है कि वो बीच से टूट जाती है। अब राजा, जो अपने 1 करोड़ बचाना चाहता था, कहता है रोहन को यहां से जाना होगा। लेकिन रोहन फिर एक नई चाल चलता है। असल में राजा की बीवी का नाम सावित्री था और रोहन, जो पहले से ही धोखेबाज था, झूठ मूठ का बहाना बनाकर कहता है कि सावित्री की रूह उसके अंदर आ गई है। तुम मेरे शौहर थे और मैं चाहती हूं कि मेरी भांजी की शादी रोहन जैसे किसी शख्स से हो। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर तुम ये करोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अब मीरा, मंजीरिका और मीरा का बाप जानते थे कि ये सब ड्रामा है, लेकिन वो पैसे के लालच में शादी के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह जब दस्तावेजों पर दस्तखत की बात होती है तो मंदिरा कहती है कि वो दस्तखत कर देगी, लेकिन अभी 1 दिन बाकी है। पूरा खानदान ये सोच रहा था कि अगर मंजीरिका सच में वापस आ गई तो जो पैसे मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे और हम फिर से सड़क पर आ जाएंगे। उसी वक्त एक आलमी होटल चैन के मालिक विकी खन्ना वहां आता है और कहता है, कितना चाहिए? मुझे 1000 करोड़ में ये महल दे दो। मैं आज ही सौदा पक्का करता हूं। और जहां तक ताज का सवाल है, उसे मेरी गाड़ी में रख दो। लेकिन तभी मलिका वहां पहुंचती है और कहती है, ये ताज हमारी शान और इज्जत है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। विकी कहता है, मैंने पूरा महल खरीद लिया है तो ताज भी मेरा है। जल्दी से इसे मेरी गाड़ी में रखो। जिस पर मंदिरा और मलिका गुस्से में आकर उसे हटाते हैं और कहते हैं, ये ताज कहीं नहीं जाएगा। खैर, इस वक्त खन्ना वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलाता है, मंजीरिका वहां आ जाती है और उसे वहीं क्लिक कर देती है। अगले दिन जब मीरा उस ताज के पास पहुंचती है तो मलिका उस पर बैठी हुई होती है और कहती है, ये ताज और ये महल कहीं नहीं जाएगा, ये हमेशा से मेरा हक था। और फिर वो गुस्से में आकर उस ताज को उठा लेती है। मीरा ये देख डर जाती है और बाहर जाकर सबको बताती है, मंजीरिका वापस आ गई है। इसी बीच मंदिरा आती है और कहती है, क्या हुआ? तुम किसी और के साथ सौदा करने वाली थी। अब कोई और ये सौदा नहीं कर सकता सिवाय मेरे, क्योंकि अब ये मेरा हक है। और हंसती हुई चली जाती है। अब ये तीनों ब्राह्मण परेशान हैं कि आखिर मंजीरिका कौन है, मंदिरा या मलिका? रात को जब सब सो जाते हैं, रोहन को किसी के नाचने की आवाज आती है। वो महल के अंदर जाता है और तलाश करता है। जब एक छोटा सा दरवाजा खोलता है तो देखता है मंदिरा और मलिका दोनों वहां मौजूद हैं। यह कहानी मंजुलिका और अंजुलिका की है, जो आपस में बहस कर रही थी कि असल में असली कौन है। लेकिन यह सब कुछ रोहन का एक सपना था। जब रोहन की आंख खुलती है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। लेकिन जब वह वाकई में जागता है तो उसे मंजुलिका की रूह दिखाई देती है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाता है। उधर 3 ब्राह्मणों को पता चलता है कि खन्ना जो इस महल को खरीदने आया था, लेकिन खरीद नहीं सका। जैसे ही वो महल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो जब वो अपने हाथ खींचते हैं, उनके हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं। वो बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि इस महल से भाग जाए। लेकिन फिर भी वो वापस उसी महल में लौट आते हैं। उनका बैल यानी रोल्स रॉयस पर वो कई बार बैठता है, लेकिन फिर भी बार बार वापस यहीं आता है। यहां तक कि एक छोटा पुजारी गिरकर मर जाता है। और अब आखिरकार दुर्गाष्टमी का दिन करीब आ जाता है, जिस दिन भविष्यवाणी के अनुसार मंजुलिका वापस आने वाली होती है। महल में सबको खतरा महसूस होने लगता है। मीरा अचानक से वही सब करने लगती है जो मंजुलिका करती थी, लेकिन ठीक उसी वक्त रोहन वहां पहुंचता है और उसे समझाता है कि ये सब छोड़ दो और बाकी हम संभाल लेंगे। इसी दौरान देवेंद्र के बारे में ये सामने आता है कि उसके पिता को बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा एक डांसर है और उसे रक्स बहुत पसंद है। जब ये सब सामने आता है तो देवेंद्र की मौत और मंजुलिका की रूह को इतिहास से मिटा देने की योजना बनाई जाती है। आग का एक बहुत शानदार सीन होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि देवेंद्र वापस आया है मंजुलिका का बदला लेने के लिए। मंजुलिका और देवेंद्र की ये प्रस्तुति वाकई में काबिले तारीफ होती है। CGI, VFX और ग्राफिक्स बेहतरीन होते हैं। राज पुरोहित जो तेल लाया था वो गायब होता है। और अब सवाल उठता है कि इस शैतानी रूह से कैसे निपटा जाए। दोनों बहनें तय करती हैं कि इस रूह को वैसे ही जलाया जाएगा जैसे 200 साल पहले किया गया था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने पहले जो किया था वो गलत था। पहले उन्होंने एक मर्द के जिस्म में जिंदगी गुजारी, फिर 200 साल एक कोठरी में। अब वो सोचती हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही वो माफी मांगती हैं, देवेंद्र अपनी दोनों बहनों को माफ कर देता है। और जैसे ही उनके आंसू उस तेल पर गिरते हैं,
मंजुलिका की रूह हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। इसका मतलब यह था कि यह महल पूरी तरह से शापित था। फिल्म के आखिर में हमें पता चलता है कि मलिका जो विरासत विभाग में ऐसी इमारतों और महलों की तलाश करती थी, वो यहाँ अनजाने में पहुंच जाती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पुनर्जन्म उसे यहाँ खींच लाया है। जहां तक मंदिर की बात है, तो हमें मालूम होता है कि वही एसीपी राठौड़ है जो बहुत वक्त से इस भूत की तलाश कर रहा था। और जैसे ही उसे सब कुछ पता चलता है, उसकी रूह भी आजाद हो जाती है। और इस तरह ये फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।